गुड मॉर्निंग बच्चों, गुरु कृपया विद्यालय परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वर्ण की ही सीरीज में वर्ण का ही दूसरा भाग हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनका नाम है व्यंजन। उनका नाम व्यंजन। हमने पढ़ा था वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर वर्ण और एक हमने व्यंजन वर्ण। तो देखें, स्वर वर्ण का मतलब होता है जहां प्राण वायु बाहर निकलती है, यदि बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है तो वो तो होती है स्वर वर्ण। यदि प्राण वायु, यदि फेफड़ों से निकली प्राण वायु, फेफड़ों से निकलने वाली प्राण वायु कुछ रुकावट के साथ, कुछ रुकावट के साथ बाहर निकले, कुछ रुकावट के साथ बाहर निकले तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया कि यदि फेफड़ों से निकलने वाली प्राण वायु बिना रुकावट के सीधी बाहर निकले तो वो तो होंगे स्वर वर्ण, और यदि फेफड़ों से निकली प्राण वायु कुछ रुकावट के साथ, उसमें कुछ बाधा हो तो उसको क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। और व्यंजन की एक परिभाषा और होती है कि जिनको बोलने के लिए, जिनको बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ी, स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े, उसे भी व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़े उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यदि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या की बात करें तो इनकी कुल संख्या है वो 33 होती है। वर्ण पढ़े थे, वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं। उसमें से 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और बाकी जो बचे हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन। अर्थात इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 33। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। देखो, व्यंजन वर्ण में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। उसको बोलते हैं, पहले वर्ग को बोलते हैं क वर्ग, दूसरा वर्ग होता है इसको बोलते हैं च वर्ग, तीसरा वर्ग होता है इसको बोलते हैं ट वर्ग, चौथा होता है इसको बोलते हैं त वर्ग, और पांचवा होता है इसको बोलते हैं प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5-5 होते हैं। तो ये हो गया क, ख, ग, घ, और ये होता है आपका अंग। ये होता है अंग। फिर च, छ, ज, झ, और ये ई। फिर ट, फिर ड, इससे पहले ट आ जाएगा, ड, ट, ठ, ड, ड, और अण। फिर ट, फिर थ, फिर द, फिर ध, और फिर न। और ये हो जाएगा आपका प, फ, ब, भ, और म। इस प्रकार से जो ये वर्गीय वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अर्थात एक वर्ग में 5 होते हैं और 5 वर्ग मिलाकर के तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। इसके बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं, ये होते हैं य, र, ल, और व। य, र, ल, व। ठीक है। इसके बाद श, 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 और है। श, 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 और है। इस प्रकार से 4 ये हो गए, और 25 और 4 कितने हो गए? 29। और 4 ये हो गए, कितने हो गए? 33। कितने हो गए? 33। अर्थात व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है।
अब ये जो 33 होते हैं इनको क्या क्या नाम दिया जाता है? देखिए बच्चों, सबसे पहले ये जो वर्गीय वर्ण होते हैं ना, पांचों के पांचों वर्ग वाले, इनको बोलते हैं स्पर्श वर्ण। इनको बोलते हैं, सबको क्या बोलते हैं? स्पर्श वर्ण। और ये जो ये लेवे वाले ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं अंतस्थ। अंतस्थ। और ये जो श और है वाली जो लाइन होते हैं इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से हमने इसको कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में। एक होते हैं स्पर्श वर्ण, एक होते हैं अंतस्थ व्यंजन और एक होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? फेफड़ों से निकली हुई प्राणवायु, फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु यदि किसी मुखा अवयव से टकरा करके उसका स्पर्श करके बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं स्पर्श वर्ण। उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श वर्ण। उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श वर्ण। और अंतस्थ वर्ण का मतलब होता है ये मध्य के होते हैं। ये तो न तो पूरी तरह से स्पर्श स्वर होते और न ही व्यंजन होते, इसीलिए इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और यदि श है की बात करें तो जब प्राणवायु स्पर्श करके बाहर निकलेगी, स्पर्श निकल करके बाहर निकलने के बाद थोड़ी रुकावट होगी, रुकावट उत्पन्न होने के बाद जब बाहर निकलेगी तो कुछ गर्म होकर के बाहर निकलेगी, इसलिए इन वर्णों को बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको? ऊष्म व्यंजन। अब ये तो हमने विभाजन कर लिया 3 प्रकार से। अब एक और विभाजन करते हैं। तो एक होता है जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ना, स्पर्शी व्यंजन, इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है सपृष्ठ, एक होता है सपृष्ठ व्यंजन, एक होता है संघर्षी। एक क्या होता है? संघर्षी। और एक होता है स्पर्श संघर्षी। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श संघर्षी। क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी। स्पृष्ट वर्ण क्या होते हैं? जब प्राणवायु रुकावट के साथ बिना घर्षण के बाहर निकले, जब प्राणवायु बिना घर्षण के, बिना रुकावट तो होती है लेकिन घर्षण उत्पन्न न हो, उसको बोलते हैं स्पर्श वर्ण। क्या बोलते हैं उसको? सपृष्ठ व्यंजन। क्या बोलते हैं उसको? सपृष्ठ व्यंजन। अगर सपृष्ठ व्यंजन की बात करें तो जो वर्गीय व्यंजन होते हैं ना, उनके प्रथम चारों अक्षर जिसमें जय झ नहीं होते। यदि बात करें तो सपृष्ठ व्यंजन में क वर्ग के चारों, फिर त वर्ग के चारों, फिर त वर्ग के चारों और फिर प वर्ग के चारों, इन सब 16 व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्पृष्ट व्यंजन बोलते हैं। स्पृष्ट का मतलब फेफड़ों से निकली हुई प्राणवायु अवयव से टकरा करके सीधी बाहर निकले, उसको कहते हैं स्पृष्ट व्यंजन। उसको क्या बोलते हैं? स्पृष्ट व्यंजन। और एक होता है स्पर्शी व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन का मतलब होता है जब प्राणवायु बाहर तो निकले लेकिन कुछ संघर्ष के साथ निकले। यदि उसको थोड़ा संघर्ष करना पड़े, जीभ का कहीं ना कहीं संघर्ष हो, उसको कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं उसको? स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। और संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? श और है। ये सारे क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसका दूसरा नाम यदि आपको बोले तो ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। अगले स्पर्श संघर्षी क्या होता है? स्पर्श संघर्षी जब फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु अगर सीधी बाहर निकले तो कुछ थोड़ी रुकावट हो और सीधी बाहर निकले, संघर्ष न हो तो वो तो क्या हो जाएंगे? सपृष्ठ। यदि संघर्ष हो तो क्या हो जाएंगे? संघर्षी। यदि स्पर्श भी हो और संघर्ष भी हो, यानी स्पर्श भी और संघर्ष भी हो, तो वे क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। और उसमें 4 आपके वर्ण आते हैं, च,
छ ज झ, च छ ज झ, इनकी कितनी संख्या होती है? 4 होती है। तो हमने इन वर्णों का थोड़ा और विभाजन करने की कोशिश की कि इनको जो क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के जो प्रथम चारों वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? स्पष्ट। वो क्या होते हैं? स्पष्ट। इसके बाद संघर्षी। संघर्षी क्या होते हैं? जो जो स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं संघर्षी, या क्या, ये क्या होते हैं? संघर्षी। और जो स्पृश संघर्षी होते हैं, वो स्पृश संघर्षी क्या होते हैं? तो स्पर्श भी करते हैं और संघर्ष करते हुए बाहर निकलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी। और इसमें च छ ज झ, ये चारों अक्षर हम पढ़ने का प्रयास करें। हमने पढ़ा स्पृष्ट, क्या पढ़ा? स्पृष्ट। हमने क्या पढ़ा? संघर्षी। हमने क्या पढ़ा? स्पर्श संघर्षी। क्या पढ़ा? स्पर्श संघर्षी। अब हमने इसमें कितने पढ़े थे? क, प, प और प। ये इनके जो प्रथम चार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पृष्ट। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 16। कितनी हो गई? 16। फिर हमने पढ़े थे संघर्षी। संघर्षी में भी हमने कितने पढ़े थे? 4 पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 4 पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 4 पढ़े थे। और ये इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। अब स्पर्श संघर्षी में हमने कितने पढ़े थे? 4 पढ़े थे। च छ ज झ, ये क्या पढ़े थे? 4 पढ़े थे। और इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। और कितने हो गए? 24। अब अगला जो विभाजन होता है वो होता है नासिक्य। क्या होता है? नासिक्य। नासिक्य वर्ण क्या होते हैं? जब प्राण वायु नाक से बाहर निकले, जब प्राण वायु किससे निकले? नाक से बाहर निकले, वो क्या कहलाते हैं? नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या आपको पता है, एक होता है अंग, एक होता है इय, एक होता है अण, एक होता है न, और एक होता है मैं। एक क्या होता है? मैं। इस प्रकार इनकी संख्या, नासिक्य व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। नासिक्य व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसके बाद एक होता है पार्श्विक। एक क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। पार्श्विक व्यंजन का अर्थ क्या होता है कि जब प्राण वायु बाहर निकले तो जीभ का जो अगला भाग है वो मसूड़े को टच करेगा, और मसूड़े को टच करने के बाद हवा है वो जीभ के आर पार निकलती हुई नजर आएगी। जीभ के आर पार निकलती हुई नजर आएगी, उसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। उसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन में एक ही व्यंजन आता है जिसका नाम होता है र। वो क्या कहलाता है? र। अब ल। क्या होता है? ल। अब एक पार्श्विक के बाद एक व्यंजन और आता है जिसको बोलते हैं प्रकंपित। क्या बोलते हैं? प्रकंपित। प्रकंपित पहले ही बता देता हूं, प्रकंपित होता है र होता है जब प्राण वायु बाहर निकलती है तो जीभ है वो, जीभ में कंपन उत्पन्न होती है। जब इस वर्ण को बोलते हैं तो जीभ में क्या होती है? कंपन उत्पन्न होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकंपित कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रकंपित कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रकंपित। इसके बाद 2 अपने स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं जिसको बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। यह और वह, यह और वह। अब यहां हवा है ना, वो मुख अवयव से सीधी बाहर निकलती है, सीधी सी बाहर, ना तो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा संघर्ष होता है, थोड़ा सा टच होता है, और सीधी की सीधी बाहर निकलती है। इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध स्वर। ना तो ये पूर्ण रूप से व्यंजन होते और ना ही ये क्या होते? स्वर होते। तो इस प्रकार से हमने 16 के बाद 4 पढ़े 20 के बाद 4 पढ़े 24 के बाद 5 पढ़े 24 और 5 29 और 1 30 31 और 32 और 33। ये कितना होता है? 1 होता है। ये भी कितने होते हैं? 1 होता है। और ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इस प्रकार हमने 33 व्यंजन का एक बार और विभाजन करने की कोशिश की। स्पष्ट?
संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिके, पार्श्विक, प्रकंपित और अर्धस्वर। इस प्रकार से व्यंजन वर्णों को हमने कितने भागों में बांट दिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन 33 व्यंजनों को हमने कितने भागों में बांटने का प्रयास किया? 33 व्यंजनों को हमने 7 भागों में बांटने का प्रयास किया। अगला विभाजन हम पढ़ेंगे प्राण तत्व के आधार पर। इसके आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण या व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें तो 2 कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। और एक होता है महाप्राण। एक होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में प्राण वायु कम काम करे, या जिनको बोलने में सीधी बात करें तो जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है वही क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। जिनको बोलने में कम समय लगता है उसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और जिन वर्णों को बोलने में अल्प प्राण से दुगुना समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण। वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 2 भागों में। एक का नाम अल्प प्राण और एक का नाम है महाप्राण। देखें, मैं आपको अल्प प्राण और महाप्राण का विभाजन बताने जा रहा हूं और ऐसा बताएंगे कि वो शायद कभी भूल नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है? पहले व्यंजन वर्ण को लिख लेना है। क्या करना है? व्यंजन वर्ण को लिख लेना है। क, ख, ग, ग और इसको बोलते हैं अंग। इसको बोलते हैं अंग। च, छ, ज, ज और त, थ, ड, ढ और अण। फिर त, थ, द, द और न। फिर आ जाएगा आपका 5वां प, फ, द, ब और म। और इसके बाद आपका हो जाएगा य, र, ल, व और अंतिम हो जाएगा आपका श, श और ये कितने हो गए? 33। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 33। अब आपको ये पूछ ले कि अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं, इसको याद करने का एक सबसे सरल तरीका है। इसको आप एक अंग्रेजी में इसको कन्वर्ट कर ले एक बार। ये क्या होता है? कै को क्या बोलते हैं? के। कैसे लिखते हैं? के। और इसको कैसे लिखेंगे? के अक्ष। तो बताओ, एक अक्षर को बोलने में कम समय लगेगा 2 को, तो कै वर्ण को कितना लगेगा? कम। और ख वर्ण को क्या लगेगा? उससे दुगुना। इसी प्रकार ग जी से बनता है और ग किससे बनता है? जीएच से। तो एक नियम बन जाता है अपना कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां वर्ण, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राणी। अल्प प्राण, अल्प प्राण और ये भी अल्प प्राण, ये भी अल्प प्राण, ये भी अल्प प्राण और ये भी अल्प प्राण, ये भी अल्प प्राण, ये भी अल्प प्राण और ये भी अल्प प्राण, ये भी अल्प प्राण, ये भी अल्प प्राण और ये भी अल्प प्राण, ये भी अल्प प्राण, ये भी अल्प प्राण और ये भी अल्प प्राण। इसलिए हमारे सामने एक नियम आ गया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। अब अल्प प्राण के बाद, इसके बाद जो पहले लाइन आई, इसके बाद जो पहले लाइन आए वो क्या कहलाती है? अल्प प्राण। तो यर लेवे भी क्या होते हैं? अल्प प्राण। यर लेवे भी क्या होते हैं? अल्प प्राण। अब बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? महाप्राण। बाकी सारे बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? महाप्राण। तो महाप्राण कौन से बच गए? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और फिर
श, श, श और है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और श, श, स, ये क्या कहलाते हैं? महाप्राण। क्या कहलाते हैं? महाप्राण। एक बार और देखें, प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। अल्प प्राण, जिनको बोलने में कम समय लगता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। और साथ में गैर भी क्या होते हैं? अल्प प्राण। इसके बाद दूसरा विभाजन क्या पढ़ा हमने? महाप्राण। क्या पढ़ा? महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और श है क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला विभाजन, जिसका नाम है स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों का विभाजन। जिस प्रकार हमने प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा, उसी प्रकार स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर भी हम व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। जैसे वही बात, इसको बोलते हैं अघोष। एक तो क्या होता है? अघोष, और एक होता है घोष। एक क्या होता है? घोष। इसको बोलते हैं सघोष। क्या बोलते हैं इसको? सघोष। कितने विभाजन हो गया? 2। एक अघोष और एक घोष या सघोष। दोनों का एक ही नाम होता है, चाहे इसको घोष बोल दे चाहे सघोष बोल दे। तो अघोष और सघोष दोनों में क्या अंतर होता है? अघोष क्या होता है कि जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में स्वर यंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता, जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में स्वर यंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता, वह क्या कहलाता है? अघोष। स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर हमने कितने भागों में बांट लिया? 2 भागों में। एक का नाम बोला अघोष और एक का मतलब क्या होता है? सघोष। अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब क्या होता है? नहीं, और घोष का मतलब होता है कंपन, और स का मतलब क्या होता है? साथ, और घोष का मतलब क्या होता है? कंपन। अर्थात जिन वर्णों को बोलने में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता, वे तो क्या कहलाते हैं? अघोष। और जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, वो क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। इनको भी याद करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले सारे व्यंजन वर्ण अपने को लिखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? लिखने पड़ेंगे। ज, छ, ज, ई, त, थ, द, ध और अण। फिर आ जाएगा आपका त, थ, द और न, और फिर प, फ, ब, भ और न, और फिर य, र, ल और व, और फिर हो जाएगा श और। अब देखो बच्चों, हमने घोष क्या कहा? जिसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता, और अघोष तो क्या है? जिसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता, और घोष में क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। तो इसका एक नियम है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2, प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2, वर्ग कितने होते हैं? 5। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2, प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण और श और श, ये होते हैं अघोष। ये क्या होते हैं? अघोष। और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? प्रथम वर्ण के 2, 5 दूर 10 और 3 कितने हो गए? 13 हो गए। और बाकी जो बच गए, बाकी सारे व्यंजन क्या कहलाते हैं? सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। सारे के सारे व्यंजन क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। तो हमने स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। अघोष जिसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता, तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 और श, और अघोष सघोष और घोष क्या होता है? जिसमें कंपन उत्पन्न होता है। तो जितने बाकी सारे व्यंजन बच गए ना, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सघोष या घोष कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष कहलाते
अब देखो, अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। अब उच्चारण स्थान, हमारे मुख के अंदर कई प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे कंठ होता है, इसके बाद तालु होता है, उसके बाद मूर्धा होता है, उसके बाद दंत होता है, इसके बाद ओष्ठ होता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तो जब भी कोई वर्ण बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं, तो प्राण वायु है वो किसी न किसी मुख अवयव को स्पर्श करके बाहर निकलती है। उसी के आधार पर हम किसका क्या करेंगे? इनका उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास करेंगे। तो पहले, सबसे पहले देखें कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। एक होता है कंठ, एक होता है तालव्य, एक होता है मूर्धन्य, एक होता है दंत, एक होता है ओष्ठ, एक होता है कंठोष्ठ और एक होता है दंतोष्ठ। एक होता है दंतोष्ठ। इनके लिए संस्कृत में विशेष प्रकार के सूत्र होते हैं। यदि वो सूत्र आपको याद हो जाए तो इनको याद करना सरल होता है। यदि नहीं होते तो भी हम इसको साधारण रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब कंठ वर्ण कौन होते हैं? जिन वर्णों को बोलने में प्राण वायु है वो कंठ को स्पर्श करके बाहर निकले, वो क्या कहलाते हैं? कंठ वर्ण। क्या कहलाते हैं? कंठ वर्ण। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है अकु है विसर्जन। अकु है विसर्जन। या सीधे पढ़े तो इसमें क्या आ जाएगा? ए का मतलब होता है ए और आ दोनों। क्या होता है? ए और आ दोनों। कै का मतलब कैवर्ग। कै का मतलब कैवर्ग है, और है के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद ये, विसर्ग के बाद ये किसमें शामिल किए जाते हैं? कंठे। किसमें शामिल किए जाते हैं? कंठे में। तालव्य क्या होता है? इच्युष्य नाम तालव्य। क्या होता है? इच्युष्य नाम तालव्य। तो इच्युष्य नाम का बात करें तो ई और ई दोनों, फिर चैवर्ग, फिर चैवर्ग। थोड़ा सा ध्यान दें, यहां यहां आ जाएगा। यह क्या आ जाएगा? इच्युष्य नाम। इच्युष्य नाम है तालव्य। तो ई चैवर्ग और श, ये सारे के सारे क्या होते हैं? तालव्य। सारे के सारे क्या होते हैं? तालव्य। मूर्धन्य में क्या होता है? ऋटुष्य नाम। तो इसमें री आ जाएगा। अगर संस्कृत की बात करें तो दोनों री आ जाएंगे। इसमें फिर आ जाएगा आपका टैवर्ग। टैवर्ग, टै के 5 अक्षर, फिर ऋटुष्य नाम, र और श, ये सारे किसमें आते हैं? मूर्धन्य में। किसमें आते हैं? मूर्धन्य में। फिर दंत की बात करें तो दंत उपोष्ठ्य, सॉरी, क्या ये लरितु से नाम होते हैं। क्या होते हैं? लरितु से नाम। संस्कृत का एक वर्ण होता है लरी, लेकिन हिंदी में काम नहीं आता, तो इसमें तैवर्ग और ये से इसमें आता है दंते में। ओष्ठ्य की बात करें तो उ और उ, उ और पूरा पैवर्ग। क्या गया? उपोष्ठ्य। अब कंठोष्ठ्य में बात करें तो ए दो तो कंठोष्ठ्य। तो ए और ऐ किसमें आते हैं? कंठोष्ठ्य में। किसमें आते हैं? कंठोष्ठ्य में। दंतोष्ठ्य की बात करें तो ओ दो तो कंठोष्ठ्य, ओ दो तो कंठोष्ठ्य। तो और ओ किसमें आते हैं? दंतोष्ठ्य में आते हैं। किसमें आते हैं? दंतोष्ठ्य में। ये कंठोष्ठ्य, ये दंतोष्ठ्य। अब एक होता वकारस्य, इसमें आता आपका व। क्या आता है? व। वकारस्य क्या आता है? व। एक होता वृत्स्य, इसमें आता आपका ल। इसमें आता है आपका ल। तो यदि आप उच्चारण स्थान की बात करें तो वहां स्वर और व्यंजन दोनों ही काम में ले जाते हैं। कंठे में कौन कौन से आएंगे? अक्वा विसर्जन नाम, ए आ कैवर्ग है और विसर्ग। तालव्य में कौन कौन से आएंगे? ई पूरा चैवर्ग, य और श।
फिर मूर्धन्य में कौन कौन से आएंगे, री, फिर पूरा टय वर्ग र और से। फिर दंत्य में कौन से आएंगे, लरी तो संस्कृत में काम आता है, तय वर्ग और से। फिर ओष्ठ्य में कौन कौन से आएंगे, उ और पूरा पै वर्ग। कंठोष्ठ्य में कौन कौन से आएंगे, ए ऐ। और दंतोष्ठ्य में कौन कौन से आएंगे, ओ और औ। फिर वकारस्य में कौन से आएंगे, व। और वर्तस्य में कौन सा आएगा, ल। और नासिके की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान दो होते हैं। नासिके एक तो इसका अलग अलग अपने उच्चारण स्थान के अनुसार होते हैं, और बाकी जो पांचों अक्षर होते हैं अंतिम वर्ग के, अंग, य, अण, न और म, इनको क्या बोलते हैं, नासिकीय वर्ण भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, नासिकीय वर्ण बोलते हैं। तो इस प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर भी हमने इनका क्या किया है, वर्गीकरण किया है। अब आप ये पूछेंगे कि सर व्यंजन आपने 33 बता दिए, लेकिन इसके बाद ये भी होते हैं अक्षय, त्रय, ये तीनों क्या होते हैं, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाते हैं ये, संयुक्त व्यंजन। देखो अक्षय का जो मेल है वो किससे बनेगा, क और स से। क और स, और यदि ऐट आए तो ये आधा हो जाएगा, क और स से क्या बन जाएगा, अक्षय। फिर त्रय, तय और र के मेल से, तय और र के मेल से क्या बन जाएगा, त्रय बन जाएगा। और य की बात करें तो जय और इ के मेल से क्या बन जाएगा, आपका य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, य। इसके बाद एक श्रय और लिखते हैं, क्या लिखते हैं, श्रय। तो इसका मेल होता है श और र प्लस ए, और ये हो गया आपका श्रय। इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में शामिल, इनको व्यंजन में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन ये संयुक्त वर्ण भी कह सकते हैं, इसको संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं, लेकिन इनको मूल वर्णों में शामिल नहीं किया जाता। इधर भी स्वर में दो और होते हैं, जिसको ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, तो इनको भी मूल वर्णों में शामिल नहीं किया जाता। तो इसका नाम होता है अनुस्वार। क्या नाम होता है, अनुस्वार। क्या होता है, अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब सिर्फ मुख से बाहर निकले, हवा किससे बाहर निकले, सिर्फ मुख से बाहर निकले। और ये होता है विसर्ग, और एक होता है ये, इसको बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक इसका मतलब होता है जब इनको बोलते हैं तो प्राण वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, तो ये क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। धन्यवाद।